हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपके समक्ष लेकर हाजिर हैं व्यावसायिक अध्ययन का चैप्टर नंबर 2, प्रबंध के सिद्धांत। आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे परंपरागत सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत से संबंधित सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को, जो आपके आने वाले फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन नवंबर और दिसंबर से संबंधित होगा। इसमें जितने भी पैटर्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के, चाहे वो ट्रू फॉल्स का हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स का हो या एमसीक्यू का हो, सभी तरह के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और अपनी तैयारी को और बेहतर मूल्यांकन करने के लिए आप गूगल फॉर्म को भरना ना भूलें। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। अगर आप अब तक अपने प्यारे चैनल फन विद कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, उनको भी लाभ मिल सके। हाँ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे। चलिए आइए देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग व्यावसायिक अध्ययन के दूसरे चैप्टर प्रबंध के सिद्धांत की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। कहता है प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध के ऐसे आधारभूत सत्य के रूप में होते हैं जो कारण एवं परिणाम के संबंध को व्यक्त करते हैं और इनको तैयार करने में विशेषज्ञों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। निश्चित रूप से प्रबंध के सिद्धांत देखें, इसके पहले सिद्धांत किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। तो सिद्धांत वो आधारभूत सत्य होता है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। और तो यहाँ पे प्रबंध के सिद्धांत की बात है, तो प्रबंध के सिद्धांत भी आधारभूत सत्य होते हैं जिनको झुठलाना संभव नहीं है और जो कारण और परिणाम में संबंध को बताते हैं। और इन सिद्धांतों को तैयार करने में वर्षों के रिसर्च लगते हैं। जितने भी प्रबंध शास्त्री होते हैं वे काफ़ी रिसर्च करने के बाद किसी एक समस्या का समाधान ढूंढ निकालते हैं जो सिद्धांत के रूप में दुनिया के सामने उपस्थित होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला है कार्य विभाजन का सिद्धांत, दूसरा है अधिकार तथा उत्तरदायित्व का सिद्धांत, तीसरा अनुशासन का सिद्धांत, चौथा आदेश की एकता का सिद्धांत, निर्देश की एकता का सिद्धांत, व्यक्तिगत हित सामान्य हित की अधीनता का सिद्धांत, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता का सिद्धांत, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत, पहल क्षमता का सिद्धांत और सहयोग की भावना का सिद्धांत। तो इस तरीके से हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो आज भी लागू होता है। आगे कहता है कि फ्योल के प्रबंध के 14 सिद्धांत प्रभावी हैं, परंतु इन सिद्धांतों का अर्थ बदल चुका है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनके परंपरागत प्रभाव एवं आधुनिक प्रभाव में अंतर है। निश्चित रूप से जो भी उन्होंने सिद्धांत दिया वह आज भी लागू होता है, लेकिन चूंकि आप इस बात को जानते हैं कि हेनरी फ्योल द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो लगभग 150 साल पहले की बात है और 150 साल में कितना वक्त बदल जाता है। और आप इस बात को भी जानते हैं कि जो बिजनेस होता है बदलते वातावरण में ही काम करता है। तो उस समय के जो सिद्धांत दिए गए थे उस समय के हिसाब से बहुत बढ़िया थे, और आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उस समय की बातें और आज की बातों में काफ़ी अंतर हो गया है। इसलिए आज भी उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत आज भी प्रभावी हैं, लेकिन चूँकि यह आधुनिक युग है और वो समय के सिद्धांत और आज के सिद्धांत में फ़र्क आ गया है। आगे देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध का क्या अर्थ है भाई? कहता है वैज्ञानिक प्रबंध का शाब्दिक अर्थ है प्रबंध को वैज्ञानिक ढंग से करना, मीन साइंटिफिक ढंग से कोई भी काम को आप करने के लिए में जो भी प्रबंध का यूज़ करते हैं उसे वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। अर्थात प्रबंध की रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। मतलब जो भी ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ हैं या जो भी विचारधाराएं हैं परंपरागत, उनको छोड़ देना यहाँ पे, और जो भी आप काम करें आज की डेट में वो बिल्कुल वैज्ञानिक और आधुनिक विचारधाराओं के साथ करेंगे, वही आपका वैज्ञानिक प्रबंध कहलाएगा।
इस संबंध में टेलर ने कहा है कि प्रबंधकों को कोई भी काम करने से पहले उनका गहन विश्लेषण करना चाहिए और उसी के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। मतलब कोई भी आप काम को अगर हाथ में लेते हैं तो सबसे पहले उस काम के बारे में गहनतापूर्वक अध्ययन कीजिए, विश्लेषण कीजिए और तब फिर कोई फाइनल डिसीजन पे पहुंचिए, ऐसा कहना है टेलर का। अर्थात वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रत्येक कार्य का बारीकी से अध्ययन करते हुए सुनिश्चित किया जाता है कि संस्था के सभी काम सस्ते एवं कुशलतापूर्वक ढंग से पूरे हों। ध्यान रखिएगा, एक है जो काम करने की बात आती है वह है काम सस्ता होना चाहिए और कुशलतापूर्वक ढंग से होना चाहिए। मतलब वैज्ञानिक प्रबंध में यही एक फ़ायदा है कि कोई भी कार्य जो हाथ में लिया जाता है उसको कम से कम समय में सस्ता से सस्ता और कुशलतापूर्वक ढंग से पूरा करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो फादर कहे जाते हैं वो हैं F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया वैज्ञानिक प्रबंध का वह है विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता, मैत्री ना कि मतभेद, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास और नियोजन न कि तदर्थवाद। तो इस तरीके से इन्होंने इतने सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अब इन सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है किसी भी बिजनेस में वो हम लोग देखने जा रहे हैं। टेक्निक्स, वो टेक्निक्स कौन कौन से हैं जिसको अपना करके हम लोग इसको किसी भी बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला है क्रियात्मक फोरमैनशिप, दूसरा है कार्य का प्रमाणीकरण, तीसरा है सरलीकरण, चौथा है कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन, पाँचवा है विवेदात्मक मजदूरी पद्धति और छठवां है आपका मानसिक क्रांति। ये मानसिक क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं मानसिक क्रांति से संबंधित क्वेश्चन। आगे देखते हैं, पॉइंट है आपके सामने क्रियात्मक संगठन, वो क्या होता है। कहता है यह F.W. टेलर की देन है। क्रियात्मक संगठन का जो विचारधारा आया है वो F.W. टेलर ने ही दिया है और क्रियात्मक संगठन के अंतर्गत उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य में दक्ष नहीं होता है। निश्चित रूप से हर कोई एफिशिएंट किसी भी कार्य में नहीं होता है, अतएव उसे वही कार्य दिया जाना चाहिए जिसमें वह दक्ष हो। एक व्यक्ति का संबंध केवल एक ही अधिकारी से होना चाहिए। मतलब जो जिस व्यक्ति का स्पेशलिस्ट है उस व्यक्ति को वही काम दिया जाना चाहिए, अतिरिक्त काम उसे नहीं देना चाहिए। और साथ ही साथ एक व्यक्ति का अधिकारी सिर्फ एक ही होना चाहिए। एक से ज़्यादा अधिकारी रहने पर वह कन्फ्यूज्ड हो जाएगा कि किसके कहने को माने और किसके कहने को ना माने। ठीक है, तो इस तरीके से इसके थ्योरी पार्ट को हम लोगों ने देखा। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन पार्ट को, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। पहला है आपका ट्रू फॉल्स का। तो जो पहला क्वेश्चन है कि प्रबंध के सिद्धांत लोचशील हैं। हाँ जी, ये कथन जो है वो सही है या गलत है यही हमें देखना है। तो प्रबंध के सिद्धांत लोचशील हैं, इसमें कोई शक नहीं है, फ्लेक्सिबल है, परिस्थितियों के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा कहता है कि प्रबंध के सिद्धांत स्थिर हैं। नहीं, जब लोचशील रहेंगे तो स्थिर कैसे रहेंगे। तो ये दूसरा जो कथन है वो गलत है। प्रबंध के सिद्धांत स्थिर नहीं है बल्कि चलायमान हैं, डायनेमिक हैं। तीसरा कह रहा है कि प्रबंध के सिद्धांत नियम हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, नियम अलग चीज़ होता है और सिद्धांत अलग चीज़ होता है, इसलिए यह तीसरा कथन गलत है। चौथा कह रहा है कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। सार्वभौमिक का कहने का मतलब है कि जो हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं वो व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक दोनों ही क्षेत्रों में इसको लागू किया जा सकता है, इसलिए हम इसे सार्वभौमिक कहेंगे। तो प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, ये कथन सत्य है। पांचवा कह रहा है प्रबंध के सिद्धांत नीतियां हैं। अब देखिए फिर वही बात आ गई, सिद्धांत और नीतियां दोनों अलग अलग चीज़ होती है, तो सिद्धांत नीतियां कैसे हो सकती है, इसलिए ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंध का निचोड़ है। जी बिल्कुल, वैज्ञानिक प्रबंध जो होता है वो उसका मूलाधार जो है वो मानसिक क्रांति ही है।
मतलब मानसिक परिवर्तन, मानसिक में क्रांति का मतलब लड़ाई नहीं होता है, परिवर्तन होता है। और क्रांति मानसिक ही होना चाहिए, नियोक्ता में भी और कर्मचारियों में भी, तभी हम वैज्ञानिक प्रबंध के भरपूर फायदे उठा सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं है। तो ये सत्य कथन है कि मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंध का निचोड़ है। 7वां क्वेश्चन है, परंपरागत प्रबंध में सुझावों को प्रोत्साहित किया जाता है? नहीं जी, सुझाव यानी कि अपने सबऑर्डिनेट से, अपने अंदर के कर्मचारियों से सुझाव आमंत्रित करना किसी विषय पे, ये परंपरागत प्रबंध में नहीं किया जाता था। ये आपके वैज्ञानिक प्रबंध में ऐसा किया जाता है जिसमें अपने अधीनस्थों से सुझाव को आमंत्रित किया जाता है। तो ये जो 7वां जो क्वेश्चन है वो असत्य है, गलत है, जो स्टेटमेंट कह रहा है वो गलत है। 8वां कह रहा है, वैज्ञानिक प्रबंध में विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है? जी बिल्कुल सही है, ये कथन सत्य है। वैज्ञानिक प्रबंध में स्पेशलाइजेशन को, विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां कि F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता माना जाता है? जी बिल्कुल सही कथन है, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता F.W. टेलर ही हैं। 10वां कह रहा है कि गति अध्ययन वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है? जी बिल्कुल, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत गति का भी अध्ययन किया जाता है कि किस गति से कार्य किया जा रहा है। 11वां कह रहा है कि थकान अध्ययन और गति अध्ययन में कोई अंतर नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत है, थकान अध्ययन अलग चीज़ है और गति अध्ययन बिल्कुल अलग चीज़ है, इसलिए ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थकान का मानसिक कारण नहीं है। ये भी गलत है जी, क्योंकि मानसिक कारणों से भी हम थकते हैं, इसलिए थकान का मानसिक कारण होता है। जबकि यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि थकान का मानसिक कारण नहीं है, तो ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि परंपरागत प्रबंध यंत्रीकरण के विरुद्ध है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा है कि परंपरागत प्रबंध यंत्रीकरण के विरुद्ध है, जी बिल्कुल सही कथन है। परंपरागत प्रबंध में यंत्रीकरण को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, तो ये कथन जो कह रहा है कि ये यंत्रीकरण के विरुद्ध है, तो ये बिल्कुल सत्य है। 14 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध वांछित नहीं है। ये भी सत्य है, ये कह रहा है कि श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध वांछित नहीं है। वांछित नहीं मतलब उचित नहीं है, तो बिल्कुल सही है कि श्रमिकों के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, तो ये कथन सत्य है। और अंतिम क्वेश्चन है आपका कि प्रायः अकुशल कर्मचारियों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध किया जाता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है कि जो भी अकुशल कर्मचारी होते हैं, अनस्किल्ड जो कर्मचारी होते हैं, उनके द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का विरोध किया ही जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध में स्किल्ड कर्मचारियों को ज़्यादा तरजीह दिया जाता है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उनको पहले रखा जाता है काम के लिए। ठीक है, तो ये मैंने सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन को करवा दिया है, आप इसके आंसर को मिलान कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर इसके उपलब्ध हैं, आप इसका मिलान कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने ये मैरून कलर में है और ब्लैक कलर में इसका आंसर दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार क्या है? मानसिक क्रांति या मानसिक क्रांति नहीं? तो ये इसका आंसर होगा मानसिक क्रांति है। अभी आपने देखा भी इसको लेकर के कि वैज्ञानिक प्रबंध का जो मूलाधार होता है वो मानसिक क्रांति है। दूसरा क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के पारिश्रमिक में क्या होती है, वृद्धि या कमी? तो निश्चित रूप से वृद्धि ही होती है। वैज्ञानिक प्रबंध से ध्यान रखिएगा कि जब भी वैज्ञानिक प्रबंध की बात आती है तो उसका लाभ सबको मिलता है, चाहे वो श्रमिक हों, मालिक हों या उपभोक्ता हों, सभी को इसका लाभ मिलता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के है पक्ष में? वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों यानी मालिकों के पक्ष में होता है।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का किया जाता है, निश्चित रूप से विरोध किया जाता है, क्योंकि जो अनस्किल्ड लोग होते हैं, जो अनस्किल्ड श्रमिक होते हैं, उनके द्वारा तो विरोध किया ही जाता है। और भी अन्य श्रमिकों के द्वारा भी वैज्ञानिक प्रबंध का शुरुआती दौर में विरोध किया जाता है, फिर बाद में वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर बढ़िया से काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मानसिक कार्य से क्या होती है? थकान होती है। ध्यान रखिएगा, मानसिक कार्य करने से, मेंटल वर्क करने से आपको थकान होती है। छठा क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक प्रबंध से लागत में वृद्धि होती है। यहाँ पे कमी नहीं होगी, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध आप लागू करते हैं तो उसमें बहुत सारे आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है और आधुनिक तकनीकों को खरीदने में काफ़ी लागतें आती है, इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध किसी भी व्यवसाय में लागू करने से उसकी लागत में वृद्धि होती है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक प्रबंध भारत के उद्योगों के में है, तो वैज्ञानिक प्रबंध भारत के उद्योगों के पक्ष में है और यहाँ के उद्योग धंधे भी वैज्ञानिक प्रबंध को अपना रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत सरकार की औद्योगिक नीति वैज्ञानिक प्रबंध के में है, तो ये पक्ष में है। भारत सरकार जो भी औद्योगिक नीति बना रही है वो वैज्ञानिक प्रबंध के फेवर में ही बना रही है। वो जानती है कि हमारी इतनी बड़ी आबादी है और आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परंपरागत प्रबंध काम नहीं आएगा, वैज्ञानिक प्रबंध को ही शामिल करना पड़ेगा, इसलिए जो भी वो नीति बना रही है वो वैज्ञानिक प्रबंध के फेवर में बना रही है। तो चलिए अब आप यहाँ पे इसके आंसर को अपने आंसर से मिला सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसके कुल आंसर हैं और आप इससे अपने आंसर को मिलान कर सकते हैं। और अंतिम तरह का जो क्वेश्चन है वो है MCQ का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपके 4 ऑप्शन आपके उपलब्ध हैं और जो पर्पल कलर में लिखा हुआ है वो एग्ज़ाम में पूछे गए कितनी बार उस क्वेश्चन को पूछा गया है वो दर्शा रहा है। पहला क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं कौन से? तो इसका आंसर ब होगा, टेलर, FW टेलर हैं इसके पिता। दूसरा क्वेश्चन है मानसिक क्रांति का मूलाधार है, आप जानते हैं, तो इसका वैज्ञानिक मानसिक क्रांति किस चीज़ का मूलाधार है? तो पहला अ होगा वैज्ञानिक प्रबंध का, वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार मानसिक क्रांति है। तीसरा क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, क्या चीज़ प्रयोग किए? गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन। गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, यानी स। इसका सही उत्तर स होगा, जिसमें तीनों तरह के अध्ययन को टेलर ने प्रयोग किया अपने वैज्ञानिक प्रबंध में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है कितना प्रतिशत? 25, 50, 75, इनमें से कोई नहीं। आपने इसके थियोरी पार्ट में भी देखा कि किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में एकदम गहनतापूर्वक अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, तो विश्लेषण मैक्सिमम किया जाता है और तब फिर कोई निर्णय लिया जाता है। तो इसका सही आंसर 75% होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है। जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट थे उसमें श्रमिकों को मजदूरी कितनी दी जाती थी? कम, अधिक, अधिकतम या इनमें से कोई नहीं। निश्चित रूप से परंपरागत में कम दिया जाता था और वैज्ञानिक प्रबंध में ज़्यादा। छठा क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है अधिकतम, न्यूनतम, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। मैंने आप लोगों को बताया कि वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन के आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि जो भी उत्पादन होगा वो अधिकतम होगा, इसलिए इसका सही आंसर अ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर कि वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है। निश्चित रूप से जब वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा, नई मशीनों का प्रयोग किया जाएगा, निश्चित रूप से उत्पादन ज़्यादा होता है। उत्पादन ज़्यादा होगा तो बिक्री ज़्यादा होगी और जब बिक्री ज़्यादा होगी तो लाभ भी बढ़ेगा, इसलिए इसका आंसर अ होगा। 8वां क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को लाभ होता है, हानि होती है, कोई प्रभाव नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने शुरू में ही बता दिया था
कि वैज्ञानिक प्रबंध से सभी पक्षों को लाभ ही होता है, तो श्रमिकों को भी लाभ होगा। निश्चित रूप से इसका आंसर अ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटे में होती है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत जो श्रमिकों को काम करने के लिए दिया जाता है वो कितने घंटे, मतलब ज़्यादा या कम। निश्चित रूप से जो परंपरागत प्रबंध थे उससे इसमें कम घंटे इनको काम करना पड़ता है, तो इसका सही आंसर ब होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को कोई प्रभाव नहीं, शोषण होता है, लाभ होता है, हानि होती है। तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि वैज्ञानिक प्रबंध से सबको लाभ होता है, तो इसका सही आंसर स होगा। 11 नंबर कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे, तो इसका सही आंसर स होगा, FW टेलर। क्वेश्चन नंबर 12, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, तो निश्चित रूप से FW टेलर के जीवन काल में ही हुआ है और वो है 1913 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, मैंने थियोरी पार्ट में बताया, आप गेस कर लिए होंगे और सही आंसर इसका स है, 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था कहाँ पे, जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में, तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस में, और फ्रांस के वो एक उद्योगपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे भाई। तो चूँकि हेनरी फ्योल एक बिजनेसमैन थे और वो बिजनेस को चलाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन पावर उनके अंदर था, इसलिए इसका सही आंसर होगा फ्योल। और क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि प्रबंध के सिद्धांत हैं गतिशील, लोचशील, सार्वभौमिक, इनमें से सभी। प्रबंध के जो सिद्धांत हैं इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांतों में सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रबंध के सिद्धांत नहीं हैं, क्या नहीं है, सार्वभौम, सार्वभौम तो हैं, लचीले भी हैं, संपूर्ण और व्यवहारिक, व्यवहारिक भी हैं, तो इसका सही आंसर स होगा, वो संपूर्ण नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, इसलिए वो एब्सोल्यूट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 18 अंतिम क्वेश्चन है, कहता है एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है। सर्वोत्तम रास्ता, किसी भी काम को करने के लिए सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए, तो ये है आपका, इसका सही आंसर द होगा, व्यावहारिक। ठीक है। तो इस तरीके से ये MCQ वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने देख लिया, और आप अपने आंसर से इसके आंसर को आप मिला सकते हैं, और मिला करके और अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही, अगले चैप्टर के लिए आप देखते रहें फन विथ कॉमर्स। धन्यवाद।